2024 को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है और हर साल की तरह इस साल भी हमें काफी कुछ देखने को मिला। कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स, कुछ गेम चेंजिंग इवेंट्स और कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए एक नजर लगाते हैं 2024 की ऐसे ही कुछ इवेंट्स पर। 2024 की शुरुआत होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच हुए डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स के साथ। मालदीवियन ऑफिशियल्स के द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर किए गए कमेंट्स के कारण दोनों देशों के बीच के रिलेशंस काफी बिगड़ गए। इन कमेंट्स के बाद इंडिया में मालदीवियन टूरिज्म को बॉयकॉट करने की डिमांड उठने लगी। बैकलैश के बाद मालदीवियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन तीन ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया और ये कहा कि उनका ओपिनियन ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर जनवरी में ही जापान की स्पेस एजेंसी का मून मिशन स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है, वो मून पर फाइनली लैंड हो गया और ऐसा करने वाला जापान 5वां देश बन गया। फिर 22 जनवरी के दिन देश में काफी धार्मिक माहौल था क्योंकि इस दिन फाइनली अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया। पीएम मोदी के हाथों सारी पूजा विधि की गई और मंदिर में 5 साल के भगवान राम की मूर्ति को भी अनवील किया गया। फिर जनवरी में ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क ने ट्वीट करके ये बताया कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के अंदर चिप इम्प्लांट की है और इनिशियल रिजल्ट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। फिर फरवरी में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट पास किया और इसी के साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट इंप्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर 15 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक काफी लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये स्कीम वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायोलेट करती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तुरंत ये इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करना बंद करने का ऑर्डर दिया और अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करने के लिए भी कहा। फिर बाद में ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की गई और फिर इसको लेकर काफी दिनों तक देश में बवाल मचा। फिर फरवरी में जर्मनी जापान को ओवरटेक करके दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। वहीं हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो हम अराउंड 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ अभी भी 5th रैंक पर बने हुए हैं। उसके बाद एलेक्सी नेवेल्नी, जो कि एक फेमस रशियन ओपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के काफी बड़े क्रिटिक थे, 16 फरवरी को रशिया की एक जेल में उनकी 47 साल की उम्र में डेथ हो गई। एलेक्सी अपने एंटी करप्शन कैंपेन और रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने जाते थे। उनकी डेथ के बाद कई कंस्पिरेसी थियरीज सामने आई, जैसे कि उनका जेल में ही किसी ने पॉइजन देकर मर्डर कर दिया है। फिर मार्च में स्वीडन, जिसे दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, उसने ऑफिशियली नेटो को ज्वाइन कर लिया और इसके साथ वो नेटो का 32nd मेंबर बन गया। फिर मार्च में ही एकेडमी अवार्ड्स का 96th एडिशन हुआ, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन के ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। साथ में किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। फिर मार्च में ही सोनम वांगचुक ने यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और लद्दाख को इंडस्ट्रियल और माइनिंग लॉबीज से बचाने के लिए एक आमरण अनशन शुरू किया। साथ ही उन्होंने 21 दिन की एक क्लाइमेट हंगर स्ट्राइक भी की, जिसमें उनकी डिमांड थी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंडर एक स्टेट बना दिया जाए। फिर अप्रैल में पैलियोंटोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़े सांप का फॉसिल एविडेंस मिला, जिसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये सांप लगभग 11 से 15 मीटर लंबा होगा, जो कि अब तक का लार्जेस्ट नॉन स्नेक है। ये डिस्कवरी गुजरात के कच्छ में पानांद्रो लिग्नाइट माइन में हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी उम्र लगभग 47 मिलियन ईयर्स है। फिर अप्रैल में ही नासा के इंजीनियर्स ने अपने वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो कि पृथ्वी से 15 बिलियन माइल्स दूर है स्पेस में, उसे पृथ्वी पर रहकर ही रिपेयर किया। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 महीनों से स्पेसक्राफ्ट की तरफ से कोई डेटा नहीं आ रहा था। फिर मई के महीने में व्लादिमीर पुतिन फिर से एक बार रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई और फिर उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी 5वीं टर्म शुरू की। फिर मई के महीने में ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की 63 साल की उम्र में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट नॉर्थ वेस्ट ईरान के पहाड़ी इलाके में हुआ, जहां बैड वेदर कंडीशंस इस हादसे का कारण बनी थी। फिर मई के महीने में ही एक काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई। पुणे में एक बिल्डर के 17 साल के बेटे ने नशे की हालत में अपनी पोर्शे कार से बाइक पर जा रहे 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें उन 2 लोगों की मौत हो गई। और फिर इसके बाद, जैसे कि इस देश में हर एक अमीर व्यक्ति के साथ होता है, उस बिल्डर के बेटे को तुरंत बेल मिल गई और बेल के बदले में उसे सिर्फ
रोड सेफ्टी पर एक एसे लिखने के लिए कहा गया, जो देख के ऐसा लग रहा था कि इस देश में लोकल जुडिशरी सच में एक मजाक है। फिर जून की शुरुआत में चाइना का चांगे 6 एयरक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो गया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट थी क्योंकि ये पहला मिशन है जिसमें मून के फार साइड से रॉक सैंपल्स कलेक्ट होने वाले हैं। फिर 4 जून का दिन इंडिया के लिए काफी खास था क्योंकि इस दिन लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले थे। तो रिजल्ट कुछ यूं आया कि अब की बार 400 पार के नारे लगाने वाले 250 सीट्स भी नहीं जीत पाए। फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इस साल की नीट यूजी एग्जामिनेशंस भी काफी कंट्रोवर्सी में रही, मेनली क्वेश्चन पेपर लीक और पेपर चेकिंग इरेगुलरिटीज की वजह से। काफी सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स को लेकर नाखुश थे, स्पेशली जब ये पता चला कि 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है और उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम सेंटर से थे। फिर जून में ही जूलियन असांज, जो कि विकीलीक्स के फाउंडर है, उन्होंने यूएस अथॉरिटीज के साथ एक डील साइन कर ली है, जिससे यूके की जेल में 5 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद अब वे फाइनली छूट जाएंगे। ये एग्रीमेंट एक लंबी लीगल बैटल का अंत है जो 2010 में शुरू हुई थी, जब जूलियन असांज पर पहली बार क्लासिफाइड यूएस मिलिट्री डॉक्यूमेंट पब्लिश करने का एलिगेशंस लगे थे। फिर जून महीने के अंत में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हर एक इंडियन क्रिकेट फैन को 11 साल से इंतजार था। वो है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक आईसीसी ट्रॉफी जीते। तो इस साल के T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर अपने इस 11 साल लंबे ट्रॉफी ड्रॉट को खत्म किया। फिर 13 जुलाई के दिन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में अपनी इलेक्शन कैंपेन रैली कर रहे थे, तभी थॉमस क्रूक्स नाम का एक 20 साल का लड़का पास के किसी रूफटॉप से फायरिंग करने लगा। उसने 8 शॉट्स फायर किए जिसमें से एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। फिर जुलाई में ही इसरो ने चंद्रयान 3 का एक सक्सेसफुल लॉन्च किया। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। फिर वजीरेक्स, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, 18 जुलाई को एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच का शिकार हुआ। इस हैक में लगभग $234 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुराई गई और ये अमाउंट एक्सचेंज के टोटल असेट्स का लगभग आधा हिस्सा है। फिर 26 जुलाई को 33rd समर ओलंपिक शुरू हुआ पेरिस में। इसमें इंडियन एथलीट्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया को 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल मिला के टोटल 6 मेडल्स मिले। फिर अगस्त की शुरुआत में बांग्लादेश में काफी प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्टर्स ने बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ऑफिशियल रेसिडेंस पर हमला कर दिया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया और देश छोड़कर निकल गए। फिर बांग्लादेशी आर्मी ने इंटरवेन किया और बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने एक इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की ताकि देश में ऑर्डर वापस लाया जा सके। फिर 9 अगस्त को हुई एक घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम कर रही एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर ने पूरे देश में गुस्सा और आउटरेज भड़का दिया। इस इंसिडेंट के बाद काफी प्रोटेस्ट हुए। यह घटना देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे सेक्सुअल वायलेंस की सीरियस प्रॉब्लम को एक बार फिर सामने ले आई है। फिर अगस्त में ही टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव को फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया। उन पे यह आरोप था कि टेलीग्राम पर चल रही इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में वो फेल हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। फिर 28 अगस्त को पेरिस में 17th पैरालंपिक्स की शुरुआत हुई। इसमें इंडियन एथलीट्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया को 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मिला के टोटल 29 मेडल मिले। फिर सितंबर में फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शंस हुए। ये इलेक्शंस कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 5 साल बाद हुए हैं। इलेक्शन रिजल्ट में इंडिया ब्लॉक को टोटल 95 सीट्स में से 53 सीट्स मिली और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ओमर अब्दुल्ला कश्मीर के नए सीएम बने। फिर सितंबर में ही तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई। मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिए जाते हैं उनके लेबोरेटरी टेस्ट ने यह रिवील किया कि यह लड्डू बनाते वक्त उसमें बीफ और दूसरे एनिमल फैट्स के साथ साथ फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसको लेकर स्टेट में काफी दिनों तक खूब पॉलिटिकल बवाल मचा। फिर हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरल्ला, जो कि 30 साल से ज्यादा वक्त तक हिजबुल्लाह का हेड था, 27 सितंबर को एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। यह स्ट्राइक बैरूत में उसके किसी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को टारगेट कर रही थी। नसरल्ला की मौत इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट इवेंट थी। फिर अक्टूबर की शुरुआत में यूके ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो हिंद महासागर में उनकी जो टेरिटरी है चैगोस आइलैंड्स, वो मॉरिशस को फाइनली दे रहे हैं।
इससे दोनों देशों के बीच 5 दशकों से चल रहे इस डिस्प्यूट का फाइनली अंत हुआ। फिर रतन टाटा साहब 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी डेथ मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई, जहां पर उन्हें हेल्थ इश्यूज के चलते एडमिट किया गया था। फिर अक्टूबर में इंडिया का एक और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हुआ, इस बार कनाडा के साथ। यह प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पब्लिकली यह कहा कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक कैनेडियन खालिस्तानी लीडर था, उसके मर्डर में इंडिया का हाथ है। इसके जवाब में इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर और कुछ और डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुला लिया और फिर काफी वक्त तक ये टेंशन चलती रही। फिर अक्टूबर के एंड में इंडिया ने चाइना के साथ एलएसी को लेकर एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट अनाउंस किया। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी दोनों देशों के बीच चल रहे बॉर्डर इश्यूज को लेकर। यह एग्रीमेंट 2020 में हुए गलवान वैली क्लैशेस के लगभग 4 साल बाद हुआ है। फिर नवंबर की शुरुआत में इलेक्शंस थे, तो ये इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ यूं आया कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट कमला हैरिस को हराकर एक बार फिर यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। यह उनकी दूसरी और आखिरी टर्म होगी, जो कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होगी। फिर नवंबर में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी, जो कि गवर्नमेंट को किसी के खिलाफ सिर्फ इल्जाम के दम पर उनके घर तोड़ने से रोकती है। यह जजमेंट बुलडोजर जस्टिस के बढ़ते हुए केसेस के चलते दिया गया था। फिर सीरिया में रिबेल फोर्सेस ने एक अटैक लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने सीरिया के एक इंपॉर्टेंट शहर एलेप्पो पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद ये रिबेल फोर्सेस ने सीरिया की कैपिटल दमास्कस को भी कब्जे में ले लिया और प्रेसिडेंट बशर अल असद की रेजिम को गिरा दिया। ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है सीरिया की ऑनगोइंग सिविल वॉर में, जिसमें 2011 से अलग अलग ग्रुप्स कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। फिर नवंबर के एंड में ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे वो पहला देश बन गया जिसने 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना बैन कर दिया है। फिर दिसंबर की शुरुआत में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूल ने साउथ कोरिया में अचानक मिलिट्री रूल लगा दिया। हालांकि उसके कुछ घंटे बाद ही पार्लियामेंट की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें लेजिस्लेटर ने यह रूल उठाने के लिए वोट कर दिया और 8-9 घंटे के अंदर मिलिट्री रूल खत्म हो गया। इस घटना के बाद प्रेसिडेंट यून सुक यूल को इम्पीच भी कर दिया गया। फिर दिसंबर में ही इंडियन चेस प्रोडिजी गुकेश डोम्माराजू ने सिर्फ 18 साल की उम्र में हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। ये अचीवमेंट उन्होंने सिंगापुर में चाइना के डिंग लीरेन को एक क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच में हरा के बनाई। फिर हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन के रिलेटेड एक बिल पेश हुआ, जिसका ऑपोजिशन की तरफ से भारी विरोध के बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। फिर हाल ही में एक और केस सामने आया, अतुल सुभाष का केस, जो कि बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशनल थे। 9 दिसंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसे इस वक्त काफी मीडिया अटेंशन मिल रही है और इससे इंडिया में मैरिटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ और इंडिया के डिवोर्स लॉस को लेकर काफी डिस्कशंस चल रही है। फिर हाल ही में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई। उन्होंने अपने करियर में काफी पोजीशंस पर अपनी सर्विसेज दी, जैसे कि वे आरबीआई के गवर्नर भी थे। उसके बाद जब वे फाइनेंस मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, तब इंडिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने में उनका मेन रोल था। उसके बाद वो 2 टर्म के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ये था हमारा 2024 का साल। आशा करता हूँ कि आपका ये साल अच्छा गया होगा और आने वाला साल इससे भी अच्छा जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।